स्टूडियोज की घड़ी में 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जे के। आप सबको खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हो। और आज की नशरियात का आगाज़ हो गया है और बाज़ाब्ता तौर पर आज की इस नशरियात में जहां जम्मू कश्मीर पर हमारी खसूसी नज़र रहेगी, सियासी अमूर पर क्या कुछ चल रहा है, दिल्ली के अंदर लोकसभा का इजलास जारी और इजलास के दौरान कुछ अहम तरीन बातें हुई हैं जम्मू कश्मीर को मुतल्लिक, उस पर भी गुफ्तगू होगी। चुनाव को लेकर भी बातचीत होगी और आने वाले वक्त में जो हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं, आखिरी एक दो निशस्तें उस गुफ्तगू की है, उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, रिपोर्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और आखिरी 10 से 12 मिनट का वक्त होगा जब आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी, हालात वाक़ात पर बात होगी और आप कोशिश करेंगे कि आपके मामलात हुकूमती इदारों तक पहुंचे, क्योंकि मनसूबाबंदी नए सिरे से बनने का आगाज़ हो गया। यानी बजटिंग मीटिंग्स और बजट्स बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच अगर आपकी आवाज़, आपकी कोई तजवीज़ है तो ज़रूर हुकूमती इदारों तक पहुँचाइएगा। 9:45 बजे के आसपास हम कोशिश करेंगे कि हमारी फ़ोन लाइन्स खुलें और आखिरी 10 से 12 मिनट आज और कल, यानी 2 दिन मुसलसल हम कोशिश करेंगे कि 10-10 मिनट आपके साथ रुककर बात सुन सके आपकी और आप अपनी बात को रख पाए। तो फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तय फॉर्मेट के हिसाब से और सबसे पहले हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं और देखते हैं कि आज के दिन में हिस्ट्री की किताब में कितना कुछ लिखा गया है और उन तमाम वाक़ात में कौन से ऐसे वाक़ात हैं जो मेरे साथी गौहर कुचैच स्टूडियो में मौजूद है आपके सामने रखेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। और उसके फौरन बाद हर छोटी बड़ी खबर पर बात होगी जिसका ताल्लुक आपके से है, आपसे है और जिसको जानना आप सबसे ज्यादा अहम समझते हैं। ज्वाइन कीजिएगा फटाफट से हमारे साथ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 30 नवंबर है और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे। और आज ही के दिन क्या हुआ है, 30 नवंबर को 1759 में दिल्ली के सुल्तान आलमगीर दोम को उनके वजीर ने कत्ल कर दिया था, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1889 बेंगलोर के लाल बाग गार्डन में गिलास हाउस की बुनियाद डाली गई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1933 में मुल्क का पहला सवारी जहाज कलकत्ता और ढाका के दरमियान चलना शुरू हो गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 30 नवंबर साल 1974 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की तिजारत पर 10 साल की पाबंदी को खत्म करने का फैसला किया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 30 नवंबर साल 1630 में इटली के वेनिस शहर में 16,000 शहरियों की ताउन मौत हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1648 में बरतानवी फौज ने हुक्मरान चार्ल्स अव्वल को कैदी बनाया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1700 में सल्तनत उस्मानिया ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 30 नवंबर साल 1838 में मेक्सिको ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया। और आज ही के दिन 30 नवंबर साल 1934 में मिस्र का आईन मुअत्तल कर दिया गया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तश्कील दी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1988 में बेनज़ीर भुट्टो किसी मुस्लिम मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। और आज ही के दिन साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड मुंतखब हुई, वो आज ही का दिन था। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 30 नवंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, जम्मू कश्मीर से खबरों का पिटारा खोलते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर रात देर गए आग की एक होलनाक वारदात हुई है और आग की वारदात शहर श्रीनगर के छत्ताबल इलाके के अंदर हुई है। श्रीनगर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि श्रीनगर के अंदर आग की होलनाक वारदात हुई है जिसके अंदर 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। छत्ताबल श्रीनगर का इलाका है जहां पर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आग लगी है। फायर एंड इमरजेंसी महकमे ने अगर जाए वारदात पर पहुंचकर मजीद आग को फैलने की जो रोका, ताहम जब तक ये कार्रवाई मुकम्मल होती तब तक ये इतला सामने आई
कि कम से कम 3 रिहायशी मकान छत्ताबल श्रीनगर के अंदर खाकिस्तर हो चुके हैं। अगरचे मजीद तफसीलात का भी हमें इंतजार है, ताहम हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि काफ़ी माली नुकसान इस दौरान हुआ है। जब ये आग की वारदात हुई, सुबह ये आग की वारदात हुई थी, जिसके फ़ौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी महकमा हरकत में आए और उन्होंने यहाँ पर बरवक्त कार्रवाई की और 3 रिहायशी मकानों के खाकिस्तर होने की इतला और ख़बर इस वक्त शहर श्रीनगर से हमारे पास आ रही है। मज़ीद डिटेल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। ताम बड़ी खबर कि शहर श्रीनगर के अंदर आग की होलनाक वारदात हुई है। आग छत्ताबल श्रीनगर का इलाका है, यहाँ पर लगी है और इसके फ़ौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी हरकत में आया है, जिन्होंने कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए इसको बुझाने की कोशिश की, जिसमें कामयाबी भी हुई है। छत्ताबल दानावारी का इलाका, जहाँ पर आग की होलनाक वारदात हुई और लाखों रुपये जो मालियत का सामान था वो खाकिस्तर हुआ है। और ये देखिए, यह आग भी कब लगी है, जब अय्याम सर्दी बहुत ज़्यादा है, यानी सर्दी शबाब पर है, दर्जा हरारत मनफी रात का चला जाता और उस बीच ये छत बिखरना, घर जलना एक बड़ा सवाल पैदा करता है। लेकिन माना जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से ये सूरत हाल हुई है, ताहम इसकी तहकीकात आगे होगी। ताहम श्रीनगर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि छत्ताबल का इलाका, जहाँ पर यह मुख्तसर सी तस्वीर हमारे पास है कि 3 रिहायशी मकानों को आग ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। चलिए नाजरीन, ये थी आग के हवाले से श्रीनगर के छत्ताबल इलाके के अंदर, जहां पर आग की होलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात जरा वादी के अंदर स्कूलों की करते हैं। जहां नाजरीन, स्कूलों के अंदर जो स्कूल बसें हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर उनका ऑडिट किया जाएगा और महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। आपको बताते चले, श्रीनगर के अंदर जो हुकूमत की जानिब से अब स्कूल बसें जो है उनका ऑडिट किया जाएगा और तकरीबन 900 ऐसे बसें हैं जिनको कश्मीर के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर, जिनका बाज़ाब्ता तौर पर ऑडिट शुरू होगा। और इस सिलसिले में कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। जितनी भी सरकारी और निजी स्कूल बसें हैं उनका ऑडिट करने का फैसला किया गया है और स्कूल बसें जो होगी वो पीले रंग की होंगी और उसके साथ साथ ही उस स्कूल बस पर आगे और पीछे या लेफ्ट राइट में स्कूल बस वाज़िया तौर पर लिखा हो, ये बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से हिदायत दी गई है। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से श्रीनगर में करीब जो 900 सरकारी और निजी स्कूलों का जो ट्रांसपोर्ट, जो स्कूल बसें हैं उनका ऑडिट करने का फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में तालीमी इदारों की ट्रांसपोर्ट सर्विस में जो गाड़ियों की हिफाजत है और साथ साथ ही उसकी देखभाल, इमरजेंसी तैयारियां, ड्राइवरों और जो दीगर जिम्मेदारान हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर पार्किंग, ओवरलोडिंग और उसका अहाता किया जाएगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ेह हिदायत दी गई हैं। ये जो पूरा सिलसिला, जो पूरा मामला, ये चंगपुरा सड़क हादसा जब हुआ है तो उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर ट्रांसपोर्ट और महकमा ट्रैफिक और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट महकमा हरकत में आया और इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट सर्विस उसका भी जायजा लिया जाएगा। ये बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से गाइडलाइंस और हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। और जो गाड़ियों की जांच ट्रैफिक ऑडिट के मयार और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए की गई हैं इस सिलसिले में। और ये अपनी नवीयत की पहली ऐसी मुहिम है जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ास तौर पर वादी कश्मीर के अंदर जो सरकारी या निजी स्कूल वादी कश्मीर के अंदर है उनके जो ट्रांसपोर्ट है उसे ऑडिट कराया जा रहा है। ये पहली बार इस तरह के हो रहा है। और श्रीनगर के अंदर करीब 900 स्कूलों की जो ट्रांसपोर्ट सर्विस हैं जिनमें 500 के करीब निजी और यानी कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उसके साथ साथ ही 400 के करीब सरकारी स्कूल जिनका ट्रांसपोर्ट वो इसमें शामिल है, जिसका सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है। चलिए जनाब, स्कूल गाड़ियों का सेफ्टी ऑडिट होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट की नींद टूटी है और इस ज़िम्मन में हुक्मनामा जारी कर दिया गया और माना जा रहा है कि यह पहली बार होगा कि सेफ्टी ऑडिट होगा। सेफ्टी ऑडिट में देखा जाए कि गाड़ी
फिजिकली फिट है चलने के लिए, लेफ्ट राइट आगे पीछे जो ज़रूरी लवाजमात पूरी करनी है क्या वो है, ड्राइवर के पास क्या लवाजमी वो ज़ाब्ता है यानी वो ड्राइविंग लाइसेंस है कि वो इसको चला सकता है, कंडक्टर या हेल्पर जो इस गाड़ी के अंदर है क्या वो फिजिकली फिट है, उसके साथ साथ इमरजेंसी इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी किट्स क्या गाड़ी के अंदर मौजूद है। वो तमाम चीज़ें जो एक सेट क्राइटेरिया ट्रांसपोर्ट के लिए रखा गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको एक एक करके चेक किया जाएगा। हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और इस तरीके से स्कूल गाड़ियों का ऑडिट किया जाएगा। और सबसे पहले सूबा कश्मीर के अंदर तकरीबन 900 गाड़ियों का ऑडिट होगा जो इस वक्त मुख्तलिफ स्कूलों के साथ जुड़ी हुई है। और माना जा रहा है कि पेरेंट्स ने जहां एक तरफ से इसका खुशामदीद किया है, ताहम ये उम्मीद लगाई है कि इसको सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद नहीं रखा जाएगा बल्कि बुनियादी तौर पर जो चीज़ें ज़रूरत है उसको देखा जाएगा और जहां पर ज़रूरत है कि गाड़ी को कलदम किया जाए, ख़त्म किया जाए, कंडम किया जाए, वहां पर उसी तरीके के इक़दाम भी उठाए जाए ताकि बच्चों की सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए जो इन गाड़ियों के जरिए से स्कूलों में आते हैं। अब एक तरफ से ये 900 गाड़ियां वो बसेस हैं जो है, इसके अलावा एक बड़ा फ्लीट हमारा है प्राइवेट व्हीकल्स का, छोटी वैन्स का, और फिर उन वैन्स के अंदर जहां 8-9 बच्चे आते थे वहां 12, 13, 18 बच्चों तक भरा जाता है। वो भी एक फिजिकल वायलेंस है, उस पर भी एक तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर 3 व्हीलर्स में भी जिस तरीके से बच्चे आते जाते, और कई बार हमने कुछ वीडियोस भी वायरल देखे हैं, टीवी पर भी चलाए हैं, तो उस पर भी कदगन और नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि निज़ाम बेहतरी के साथ चले और किसी की ज़िंदगी को ख़तरा भी ना हो। बात तालीम की हो रही है तो ज़रा आपको राज्यसभा के अंदर पेश किए गए एदाद शुमार से भी बाखबर करें क्योंकि मामला बच्चों की तालीम का है और बेटियों की तालीम का है। और एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि बेटियां तालीम हासिल करने से दूर हो रही हैं, यानी वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूलों से ही वो रुखसत हो रही है और ये सिलसिला बढ़ रहा है। रूरल एरियाज के अंदर बच्चियां जो है वो लिटरेसी तालीम हासिल नहीं कर रही है और ये जो ट्रेंड है ये बिलो है नेशनल एवरेज के, यानी जहां नेशनल एवरेज के अगर 3-4 है तो हमारा उससे भी ऊपर चला गया और इस तरीके से सूरत हाल बनी हुई है कि बेटियां जो है वो तालीम हासिल नहीं कर रही है। ये सरकारी फिगर्स जो है वो रखे गए हैं राज्यसभा के अंदर। तकरीबन 10% ड्रॉप आउट रेट है बच्चियों के अंदर जो रूरल एरियाज के अंदर है और सरकार का ये मानना है कि इस गैप को पूरा करने के लिए, जेंडर इशू को एड्रेस करने के लिए मुख्तलिफ मामलात भी, मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लिटरेसी रेट बेटियों के अंदर जो बच्चियां हैं हमारी रूरल एरियाज के अंदर वो बिलो द नेशनल एवरेज है। एक तहरीरी सवाल के जवाब में वज़ीर ममलिकत बराए तालीम ने इस बात का खुलासा पेश किया, ताहम ये साफ किया कि मुख्तलिफ इक़दाम उठाए गए हैं। संगरमा शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के जरिए से, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स के जरिए से और भी कुछ इक़दाम नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर उठाए गए ताकि बेटियां जो है वो तालीम के नूर से आरास्ता हो। लेकिन एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि 10% ड्रॉप रेट जो है वो बड़ा है बेटियों के अंदर। एदाद शुमार के जब आप खंगालेंगे, राज्यसभा के इस सवाल के जवाब को जब आप मजीद देखेंगे तो पता लगेगा ये सिलसिला लगातार सन 2018-19 में शुरू हुआ, 2023-24 तक भी ये चल रहा है। एकेडमिक ईयर साला जो है 2018-19 उसमें ड्रॉप आउट रेशियो जो बेटियों का था हमारा डेट वाज 6.9% एट एलिमेंट्री लेवल और 17.7% जो था वो सेकेंडरी लेवल पर था। उसके बाद जब आप साल 2019-20 को देखेंगे तो यही ड्रॉप आउट रेट जो था वो 5.8% आ गया था और फिर जब आप इसको आगे देखेंगे तो 18.6% तक भी चला गया था। इसी तरीके से ड्रॉप आउट रेट जब आप सेकेंडरी लेवल पर देखेंगे तो 4.2 एलिमेंट्री लेवल पर है, 4.6 सेकेंडरी लेवल पर है। ये साल 2020-21 की बात है और इस तरीके से 3.8% और 6.3% साल 2021-22 के दौरान ड्रॉप आउट हुआ है एलिमेंट्री और हायर लेवल पर। इसी तरीके से स्कूल एजुकेशन का यह भी मानना है कि जनाब हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जमाना था कि तालीम के नूर से आरास्ता हर एक को करने की कोशिश की जा रही थी। ड्रॉप आउट रेट्स कम हो तो हम रैलियां भी देखते हैं, गरीब बच्चों को तालीम दिलाने के लिए कोशिशें भी की जा रही है और सरकारी स्कूलों में अंदर उनका इंदराज हो उसको यकीनी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम राज्यसभा के अंदर पेश किए गए एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि हमारी बेटियां
प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर या हायर सेकेंडरी लेवल पर आते आते तालीम को खैराबाद कह देती है, जिसकी वजह से ख्वानदगी की शरह में मुसलसल गिरावट यहाँ पर आ रही है। एक बड़ा सवाल इस वक्त हमने आपके सामने रख दिया है, इस पर हम सब ने सोचना होगा कि अगर मेरे घर में मेरी बेटी, मेरी बहन पढ़ रही है तो क्या गरीब के घर में, अक्सर जब आप इसको सर्वे में खंगालेंगे तो पता लगेगा ये गरीब बेटियां हैं जिनके घर में शायद काम फाइनेंशियल सेटअप उतना नहीं था कि वो जा पाते, 10 तरह की चीजें होती। और फिर ये भी देखा गया कि नेशनल लेवल पर टाइम पर किताबें, टाइम पर वर्दी, टाइम पर खाना, सब कुछ मिलता है। कश्मीर आते आते, जम्मू आते आते सूरत हाल बदल जाती है, किताबें 3 महीने बाद मिलती है, वर्दी का अता पता नहीं है और निज़ाम स्कूल जो है वो अल्लाह के हवाले ही चलता है ज्यादा। तो इस वजह से ये जो लिटरेसी रेट बेटियों की हमारी है ये रूरल एरियाज के अंदर गिरी है। अदाद-ओ-शुमार राज्यसभा के अंदर पेश किए गए हैं वज़ीर ममलिकत बराए तालीम मरकजी सरकार की तरफ से। तो ये थी बात जनाब जो हमने आपके सामने रखी एजुकेशन की, लेकिन फटाफट से बढ़ते हैं आगे। अब जरा बात करते हैं उस ख्वाब की जो साल 2019 में दिखाया गया कि 370 35 के इख्तिताम के बाद अब सन्नती इनकलाब आएगा और सन्नती इनकलाब के लिए कोशिश की गई कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो और जो सनतकार यहाँ पर इन्वेस्ट करें उन्हें माली तौर पर भी फायदा मिले। लेकिन इतलात और खबरें ये हैं कि इंडस्ट्रियल पैकेज जो जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस किया गया था उसमें तौसी करना था, डिले हो रहा है, जिसकी वजह से नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाले लोग यानी जो नए लोग आना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उस सिलसिले को फिलहाल रोक दिया गया है। क्योंकि फाइनल डिसीजन जो एक्सपेंडिंग इस पैकेज को बढ़ाना है वो रेस्ट करता है जी, वो सारा मरकजी हुकूमत के सामने है। अगर वो हरी झंडी देती है तभी आगे बढ़ेगा। फिलहाल इन्वेस्टर्स जो है वो स्टक हो गए हैं, वो रुक चुके हैं 44,600 करोड़ पर। ऑन बोर्ड जो हमारे पास है वो है 971 और स्टैंडिंग में है, क्यू में है 200। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल ड्रीम जो है यानी हम सन्नती इनकलाब लाए वो फिलहाल रुका पड़ा है, तजब्जुब का शिकार है कि क्या मरकज इसको एक्सटेंड करेगी या नहीं। और इस तरीके से जब आप एदाद शुमार को देखते हैं तो पता लगता है कि यही वजह है कि सिंगल लाइन विंडो सिस्टम को मुतारफ कराया गया। लेकिन अब जब नए नए लोग और नए एंटरप्रेन्योर्स इसमें आना चाहते हैं, फिलहाल उस पोर्टल को भी क्लोज कर दिया गया है और सबकी नजरें मरकजी सरकार पर लगी है कि क्या इस पॉलिसी को कैरी ऑन किया जाएगा या कुछ और भी करना होगा, क्योंकि मामला सन्नत का है और सन्नत में मुरादों का भी है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, क्या कुछ अपडेट है? ये जो हम खबर बता रहे हैं कि डिले हो रहा है, सबकी नजरें दिल्ली पर, वजारत खजाना पर लगी हुई है और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अगर कोई आना चाहता था, रजिस्ट्रेशन करना चाहता, उस पोर्टल को भी रोक दिया गया है। क्या है डिटेल, जरा अपडेट करें पूरी खबर पर। इमरान, आवाज आ रही है? शायद उनके साथ राब्ता जो है हमारा मुनक़ता हुआ है, दोबारा उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बात हम सनती पॉलिसी के हवाले से कर रहे हैं क्योंकि जो सनतकार हैं जिन्होंने जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की है, उन्होंने जो सारी लवाज़मात है वो मुकम्मल किए हैं, लेकिन अभी भी उनका काम पेंडिंग है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सनती पॉलिसी है उसमें डिले किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत जो है वो कमी की वजह से मुश्किलात पेश आ रहे हैं। चलिए सीधा इमरान नाइकू के पास चलते हैं। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद है जम्मू कश्मीर के अंदर जो सनती पैकेज का मामला है उसमें देरी हो रही है, फंड्स को लेकर क्या कुछ मजीद है इसमें? देखिए, 2021 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021-30 मुतारिफ करवाई गई थी और जिसका मकसद था कि जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्री सेक्टर है इसको बढ़ावा दिया जाए और यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से एक इकॉनमी यहाँ पे जनरेट हो और इस सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से 28,400 करोड़ रुपए का एक बजट भी रखा गया था और जिसके लिए जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने हामी भरी और अपनी रजिस्ट्रेशन का जो आगाज है शुरू किया। लेकिन अब जो 2024 आते आते अब ये जो सारा मामला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का वो इंतहाई जो है हम देख रहे हैं कि इसमें
कई सारे खदशात अब जाहिर किए जा रहे हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो जैसे हम बताएंगे आपको कि पैकेज जम्मू कश्मीर में 46,600 करोड़ रुपए की सनती पैकेज की तोसी की गई, जिससे 200 सरमायाकार जो है, जो इन्वेस्टर्स है, मुतासिर हो रहे हैं। यानी कि 28,400 बजट पहले ही रखा गया, लेकिन गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दिया गया कि इसको आप 75,000 करोड़ रुपए तक जो है मुख्तस कीजिए, ताकि मजीद जो इन्वेस्टर्स है वो उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो, और जिन्होंने यहाँ पे अपने प्लांट्स स्टार्ट किए हैं, एस्टैब्लिश किए हैं, या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है, वो किसी खदशात के शिकार ना हो और उनके जो सारे मामलात हो वो हल हो। लेकिन इब्तदाई जैसे मैंने कहा कि 28,400 करोड़ रुपए का बजट मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, और सिर्फ 971 जो इन्वेस्टर्स है, जो सरमायाकार है, वही इसमें शामिल हो सके। मजीद जो 200 इजाफी सरमायाकार जिन्होंने अपनी तमाम जो फॉर्मेलिटीज इस सिलसिले में मुकम्मल की है, अभी तक फंड्स की वजह से वो रजिस्टर नहीं हो पाए। साथ साथ जैसे 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज अप्रैल 2021 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मुतारिफ करवाया गया था, ताकि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी बढ़ाई जा सके। लेकिन 30 सितंबर को रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद कर दिया गया था, क्योंकि बजट खत्म हो चुका था और सिर्फ 50 मंसूबे ही मंजूर हो सके। आप खुद देखिए कि अभी तक 50 मंसूबे जो है इन्वेस्टर्स के वो मंजूर हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं, क्योंकि अब बजट की अब पैसा उतना नहीं है। सो सरमायाकारों के 10,000 करोड़ रुपए की जो मशीनरी है, उनके जो प्लांट्स है, अब रोक दिए गए हैं, क्योंकि मुस्तकबिल की जो मुराद के बारे में वो गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो उन्हें उस चीज का खदशा है। और महकमा जो इंडस्ट्री है, उन्होंने 46,600 करोड़ रुपए की मजीद दरख्वास्त की थी, ताकि नए मंसूबे जो है शामिल किए जा सके और मौजूदा यूनिट्स को भी मजबूत बनाया जा सके। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, और इसलिए जो ये 10,000 करोड़ रुपए की जो हम सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, वो फिलहाल तातुल का शिकार है। और खासकर हम देख रहे हैं कि इसमें जो इन्वेस्टर्स है और वो इस चीज का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए शायद जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट की है, तो उस इन्वेस्टमेंट से भी जो है शायद उन्हें कई सारे खदशात लाहक है। लेकिन कुल मिला के ये एक अच्छी पॉलिसी थी, अगर हम नक्शल में इसको देखें, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जिसमें उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि सालाना 10,000 करोड़ रुपए की जो है वो सरमायाकारी होगी, इसमें जॉब एम्प्लॉयमेंट होगी, जब यहाँ इंडस्ट्रीज जो है वो एस्टैब्लिश होंगे, यहाँ पे प्लांट्स होंगे। तो फिलहाल बहुत सारे सरमायाकार, जैसे मैंने कहा कि 50 अप्रूव हो चुके हैं। अभी ये बताइएगा ना कि बुनियादी मामला फिर यही है कि क्या मरकजी हुकूमत फराहम करेंगी, तब जाकर ये एक्सटेंड होगा, या जहां पर ये रुका पड़ा है अभी इसको यहीं पर रखने की बात हो रही है? देखिए, फिलहाल जितने अप्रूव हो चुके हैं उन्होंने भी फिलहाल इस काम को रोक दिया है, क्योंकि खदशा ये है कि उनके जो मुराद थे, उनके साथ जो वादे किए गए थे, वो शायद अभी तक उस पे गवर्नमेंट ने हामी नहीं भरी है। और इसीलिए जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी सरकार से जो रिक्वेस्ट की है कि 46,600 करोड़ रुपए का मजीद जो है मुराद दिए जाए, पैकेज को बढ़ाया जाए। कुल मिला के इस खबर को हमने इससे पहले भी किया था कि गवर्नमेंट, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनका मानना है कि 75,000 करोड़ रुपए में सारा ये जो मामला हल होगा, और जिनके भी खदशात है। लेकिन फिलहाल जिनके अप्रूव हुए हैं वो भी खदशात जाहिर कर रहे हैं, और तकरीबन 200 अभी जो है वो तातुल का शिकार है, जिन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज तमाम पूरी की है, लेकिन वो भी देख रहे हैं कि शायद इसकी वजह से उनके लिए ये अब इन्वेस्टमेंट में हिस्सा लेना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार है, और उम्मीद जाहिर की जा रही कि इसमें जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस हवाले से थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे, इसमें वो फॉलो अप करेंगे। और क्योंकि ये जो 10,000 करोड़ रुपए की सालाना सरमायाकारी है, ये किसी तातुल का शिकार ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इमरान नाइक को ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये है कि तमाम नजरें मरकज पर लगी है, और देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत किस तरीके से इस मामले पर मरकज के साथ मुज़ाकरात करते हुए इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे। सन्नत की बात तो हमने आपके सामने रखी कि अभी ख्वाब शर्मंदे ताबीर होने में बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन बेरोजगारी की शरह किस तरीके से तूफान पर है, और किस तरीके से आज
इस महीने अब जब रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होनी है तो क्या कुछ होना है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको भुवनेश्वर भी लिए चलेंगे जहां पर दाखिला वजीर साहब ने अपनी बात रखी और आज डायरेक्टर जनरल पुलिस अपनी बात रखने जा रहे हैं, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए जरा रिजर्वेशन मामले पर भी आपको अपडेट करेंगे, जहां कल हमने कहा था कि अदालत के सामने केस है, उस केस में क्या कुछ हुआ है, आगे क्या कुछ होगा, उस पर गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जी के नाजरीन एक और पड़ाव में दाखिल हो चुके हैं। अब जरा बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले के हवाले से, जहां पर करीब पुलिस कांस्टेबल की 400 असामियां जो खाली हैं, जिनके लिए इम्तिहानात होने वाले हैं, यानी कि 1 दिसंबर से बाज़ाब्ता तौर पर इम्तिहानात शुरू होंगे। लेकिन इन 4000 पोस्टर्स के लिए तकरीबन 5.5 लाख उम्मीदवार इन इम्तिहानात में शिरकत करेंगे, 5.5 लाख। और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से ये जो इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं, इस सिलसिले में तैयारियों का भी जायजा लिया और सभी जो जिला अफसरान हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, उनके साथ मीटिंग की है और उन्हें बाकायदा तौर पर हिदायत दी है कि जो इम्तिहानात है साफ शफाफ तरीके से इनका इनेकाद हो, बाकायदा तौर पर वीडियोग्राफी कराने का भी हिदायत दी गई है। और शफाफियत लाने के लिए आपको बताते चले तकरीबन जो 1 दिसंबर से 856 सेंटर्स पूरे जो अजला है उनमें मुनक्किद किए जाएंगे। ये 856 सेंटर्स मराकज़ कायम किए गए इन इम्तिहानात के लिए और साथ ही साथ 2,62,863 उम्मीदवार हैं जो कि यूटी के अंदर जो कांस्टेबल के इम्तिहानात है वो इसमें शिरकत करेंगे इन इम्तिहानात में। और इसके साथ साथ ही 54,296 कैंडिडेट जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ ही जो दूसरा जो कांस्टेबल जो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है उनमें तकरीबन 1,67,609 कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं जो इन इम्तिहानात में शिरकत करेंगे, जो कि 8 दिसंबर को इसका इनेकाद किया जाएगा। और साथ ही साथ 1,28,663 उम्मीदवार हैं जो कि फोटोग्राफर कांस्टेबल एज अ फोटोग्राफर वो इन इम्तिहानात में शिरकत करेंगे, जो कि 22 दिसंबर को इन इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से आपको बताते चले कि करीब 4000 पोस्टर्स के लिए तकरीबन 5,50,000 से ज़्यादा जो उम्मीदवार है वो इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। चलिए साहब, ये तो था एदाद-ओ-शुमार जहां पर पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती होने जा रही है। 4000 के करीब वैकेंसियां हैं और 5.5 लाख से ज्यादा अर्जी दहंदगान है जिन्हें ये उम्मीद है कि उन्हें ये रोजगार मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 400 या 4000 पोस्टों के मुकाबले में 5000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है, तो इससे पता लग सकता है कि इस वक्त शरही बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके की है और कितने पढ़े लिखे नौजवान इस तरीके से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और इंतजार में है कि उन्हें सरकारी मुलाजमतें कहीं ना कहीं मिल जाए। इससे पहले आपको याद होगा नॉर्थ कश्मीर के अंदर आर्मी रैली रिक्रूटमेंट ड्राइव चला था 2 दिन के लिए, लाखों की तादाद में वहां पर भी नौजवान आए थे, जिनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आला तालीम याफ्ता थे लेकिन रोजगार न होने की वजह से आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। और वहां पर भी वो 3 दिन तक मुसलसल चला, 3 दिन तक लोग लाइनों में लगे रहे। और आज जब ये पुलिस भर्ती का अमल होगा जिसमें 4000 के करीब कैंडिडेट्स होंगे लेकिन 5.5 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। और इस ज़मन में अटल डल्लू जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, प्लानिंग सेक्रेटरीज और दाखिला वजारत के जो अहम तरीन अफसरान हैं उनके साथ मुश्तरका इजलास बुलाया है, जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया कि वो उन तमाम इम्तिहानी मराकज़ का आज खुद भी मुआयना करेंगे जहाँ जहाँ पर ये इम्तिहान लेने जा रहे हैं।
अय्याम सर्दी भी है, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन एक तरफ से इंतजामात हो रहे हैं, एक तरफ से बढ़ती मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ से बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ रही है और पिछले कई सालों के जो डाटे हैं उन पर बड़ा सवाल भी उठता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ से ये है। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात भुवनेश्वर की करते हैं, जहां पर आईजीपी और डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रही है और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इतलात और खबर यह है कि आज जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस अपनी बात रखेंगे और डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात जो है वो आज इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर नार्को टेरर से लेकर सूरत हाल जिस तरीके की बनी है, इन तमाम मामलात पर आज तबादले ख्याल किया जाएगा। सालाना कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस सालाना कॉन्फ्रेंस के अंदर डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रभात जो है वो अपनी बात, नलिन प्रभात साहब जो है वो अपनी बात रखने जा रहे हैं और वजीर आजम को भी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से ब्रीफ किया जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है कि वजीर आजम साहब जो आज के इजलास में मौजूद रहेंगे, माना जा रहा है कि उन्हें भी डीजीपी जो है वो ब्रीफ करेंगे। सरकारी ज़राअत के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है वो कल रात देर के भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं, जहां पर आज काउंटर टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, पुलिस रिफॉर्म्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से। याद रखिएगा सालाना कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तमाम रियासतों के डायरेक्टर जनरल पुलिस, आईजीपीज अपनी अपनी बात रखते हैं और आज का दिन जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर अपनी बात रखेंगे और जो बैक टू बैक टेरर इंसिडेंट्स गुज़श्ता दिनों जम्मू के अंदर हुए हैं या कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमने कुछ सिविल कैजुअलिटीज़ देखी, फरवट पर जिस तरीके की सूरत हाल देखी, फिर नार्को टेरर के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इन तमाम मामलात पर आज अपनी बात रखेंगे डायरेक्टर जनरल पुलिस। और माना जा रहा है कि जब ये बात रख रहे होंगे तो उसी वक्त वहाँ पर वज़ीर आज़म भी रहेंगे, इसलिए इस सालाना कॉन्फ्रेंस को इंतहाई अहमियत के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल, काउंटर टेररिज्म और नार्को टेरर के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी और दीगर मामलों पर भी आज एक पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो डायरेक्टर जनरल की तरफ से रखी जाएगी और ये बताया जाएगा कि किस हद तक कामयाबी मिली है और आगे ऑपरेशंस के अंदर मजीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये थी बात आज की, जहां पर डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर अपनी बात इस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखने जा रहे हैं एजेंडे के तहत। लेकिन याद रखिएगा इसी कॉन्फ्रेंस का एक और हिस्सा भी है जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह ने अपनी बात रखी है और वजीर दाखिला अमित शाह ने अपनी बात रखते हुए यह साफ कर दिया कि मौजूदा निज़ाम के अंदर, मौजूदा वजीर आज़म की लीडरशिप के अंदर सूरत हाल को कदरे बेहतर बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला ने साफ कर दिया कि किस तरीके से अमन और कानून को नाफिज कर दिया गया है और अमन कानून को दरहम बरहम करने वालों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। मशरकी लद्दाख का भी जिक्र हुआ और मगरबी हिस्सों का भी जिक्र हुआ, बांग्लादेश का भी जिक्र किया गया और इस दौरान ये कहा गया कि सूरत हाल हर तरफ से नज़र में रखनी होगी और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को उसी तरीके से अपनी प्लानिंग और पॉलिसी को भी तरतीब देना होगा जिस तरीके से पड़ोस के अंदर हालात वाक़ात भी बन रहे हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो। सूरत हाल को गहरी सोच के साथ देखना होगा और इसी तरीके से हालात को आगे बढ़ाना होगा। ताहम जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर, इस बात का खुलासा एक बार फिर और इस बात का इरादा एक बार फिर दाखिला वजीर अमित शाह की तरफ से किया गया है। जी नाज़रीन, हम बात करेंगे डीजीपी, आईजीपी और जो सालाना कॉन्फ्रेंस है भुवनेश्वर के अंदर, जो 59वीं सालाना कॉन्फ्रेंस वजीर दाखिला जो अमित शाह है उनकी जानिब से इसका इफ्तिताह किया गया है, जहां पर उन्होंने मुल्क के अंदर जो हालात, सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात, चाहे मंशियात की बात करेंगे, दहशतगर्दी की बात करेंगे और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि जो हुकूमत की पॉलिसी मिलिटेंसी दहशतगर्दी के खिलाफ वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो इस वक्त हुकूमत के पास चैलेंजेस हैं, एक तो मिलिटेंसी है और उसके साथ साथ ही मंशियात, सबसे बड़ा जो नार्को टेररिज्म है उसको ख़त्म करना वो हुकूमत के पास एक बड़ा चैलेंज है और दीगर कुछ चैलेंज जो ईस्टर्न बॉर्डर्स इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन भी एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के सामने, उसके साथ साथ और टेररिज्म ये भी एक मामला उन्होंने सामने लाया और उसके साथ साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हिंदूज़ के साथ जिस तरह से वहाँ पर
मामलात सामने आ रहे हैं उसका भी जिक्र उन्होंने कहा है। ये एक हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि उस मसले उस मामले को कैसे निपटा जाए, ये भी हुकूमत के पास एक बड़ा चैलेंज है। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता सालों के दौरान जिस तरह से हालात बेहतर हुए हैं वो हुकूमत की पॉलिसी और साथ ही साथ सिक्योरिटी इदारों के जो बेहतर तालमेल का नतीजा है उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात बेहतर हुए। ये वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से इसका दावा किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को मजीद बेहतर करने के लिए मजीद इकदाम उठाने की ज़रूरत है और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर फ़ायदा उठाना है, उसका भरपूर इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से न सिर्फ सिक्योरिटी और दीगर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात का भी या नार्को टेररिज्म का मामला है उसको भी निपटा जाए। चलिए जनाब, ये तो थी बात दाखिला वजारत की, दाखिला वजीर की, जहां पर डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस बाबत साल 2024 आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्ताम की ओर आ रही है और माना जा रहा है कि आज वजीर आज़म साहब इस इजलास से खिताब भी कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा मामला एक बार फिर जम्मू कश्मीर का ही हिसाब के सामने रखते हैं और बात रिजर्वेशंस की करते हैं। उन रिजर्वेशंस की करते हैं जो मुख्तलिफ अवकात पर लोगों को दी गई, एस्पिरेंट्स को दी गई, जिसकी वजह से ओपन मेरिट खतरे में आ गया है। और इस बात की अक्कासी का ख्याल जो है, इस बात पर जो है ऐवान के अंदर और बाहर इस पर काफ़ी ज़्यादा सियासत भी हुई है। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जब इजलास हुआ तो उसमें फैसला लिया गया कि इस मामले को हल करने के लिए काबीना सब कमेटी का भी क़याम अमल में लाया गया। काबीना सब कमेटी बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन मामला अदालत के पास चला गया था, जहां कल हमने कहा था कि अदालत इस मामले की समाअत करेगा। कल ये समाअत नहीं हो पाई है और अब ये माना जा रहा है कि 2 दिसंबर को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर अमेंडमेंट टू रिजर्वेशन रूल्स के उन्वान पर जो रिट पिटीशन दायर किया गया है, इस पर जो है वो समाअत होगी 2 दिसंबर को। 5 दरख्वास्त दहंदगान है, ज़हूर अहमद भट्ट, इशरत नबी, इशफाक अहमद डार, शाहिद बशीर वानी और आमिर हमीद लोन। ये वो 5 अफराद हैं जिन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और वकील जो उनके पास है एडवोकेट मोहम्मद MY भट्ट, उनका मानना है कि रिजर्वेशन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्हें यह यकीन था कि शायद कल ही ये मामला डिवीजन बेंच के अंदर उठता, लेकिन मामला कल नहीं उठ पाया और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 दिसंबर को इस मामले की समाअत होगी। याद रखिएगा, पहले ही इस मामले पर सियासत हो रही है। ओपन मेरिट पर जिस तरीके से शबखूर हो रहा है, इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ लीडर्स के बयानात सामने आए हैं, जिन्होंने पार्टी के दायरे में रहते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले का संजीदा नोटिस ले। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर असम्बली और यूथ लीडर वहीद परा का बयान आपके सामने है। फिर आगा सईदुल्लाह मेहदी, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि अगर मामला हल नहीं हुआ तो वजीर आला का घर और दफ्तर के बाद धरना भी दूंगा नौजवानों के साथ, वो भी हमारे सामने है। इस बीच सज्जाद गनी लोन साहब का भी बयान है। बीजेपी बीच का रास्ता लेते हुए कह रही है कि जो कुछ किया जा रहा है आईन और कानून के दायरे में है, लेकिन ओपन मेरिट का मामला है। और आज जम्मू के अंदर भी खबरें ये है कि ओपन मेरिट के नौजवान जो है वो एहतजाज पर चले जाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरीके से प्रोसेस को शुरू किया गया है, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स को किया गया है, तो उसमें ओपन मेरिट के नौजवान को काफी ज्यादा नुकसान मिल रहा है और डबल बेनिफिट बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, जो शायद कानून के दायरे से सही भी नहीं है। बहरहाल बात अपनी अपनी हर एक रख रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह कि जो अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, कल वहां पर कोई सुनवाई इस मामले पर नहीं हुई है और अगली सुनवाई जो है वो 2 दिसंबर को मुतवक्का है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर। और बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर इसको क्यों किया गया है 2 दिसंबर के लिए, कानूनी माहिरीन का मानना है कि 2 दिसंबर को अगर ये केस उठता है डिवीजन बेंच के सामने तो 3 बड़े इश्यूज रहेंगे। एक ये कि जो अर्जी दहंदगान कह रहा है कि तमाम जो बढ़ती अमल है इसको रोक दिया जाए तब तक जब तक अदालत या हुकूमत इस पर फैसला नहीं करती है। दूसरा ये कि हुकूमत का मौक़िफ़ होगा कि ऑलरेडी एक कमेटी बनाई गई है इसलिए वक्त दिया जाए। और तीसरा बड़ा सवाल ये होगा कि जिस तरीके से अदालत ने आज खुद भी इस चीज़ को मॉनिटर कई बार किया और कई डिसीजंस के अंदर पूरे मुल्क के अंदर इस बात को कहा गया कि ये निज़ाम जो है वो ठीक करना वक्त की ज़रूरत है, तो क्या ये तमाम चीज़ें और तमाम मामला मद्देनजर रखते हुए 2 दिसंबर को कोई बड़ा फैसला होगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आपको ज़रूर अपडेट यहाँ से किया जाएगा।
तो नाजरीन, ये थी रिजर्वेशन का मामला। अब जरा जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर तरक्की की भी बात करते हैं और बात करेंगे उस मंसूबे की जो कुछ साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन अभी भी वो तशरीह तकमील है। बात करेंगे अखनूर पूंछ हाईवे की, जो तकरीबन 168 किलोमीटर का जो हाईवे था वो तामीर करना था, लेकिन अभी भी उसमें ताखीर हो रही है, जिसकी वजह से जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट सराजौरी और पूंछ के हैं वहां के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अखनूर पूंछ हाईवे के हवाले से अब माना जाता है कि 2027 तक ये कंप्लीट करेगा। ये प्रोजेक्ट जो है अब इसका टारगेट जो है कंप्लीट करने का, मुकम्मल करने का 2027 तक है। 168 किलोमीटर जो अखनूर पूंछ हाईवे हैं, करीबन 83 किलोमीटर अभी तक इस पर मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी जो काम है अभी मुकम्मल नहीं हुआ है और उसकी वजह से ये मामला ऐवान के अंदर भी उठा है इस प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन माना जाता है कि अब इस प्रोजेक्ट पर जो फेज वाइज इसे मुकम्मल करना है 2025, यानी कि 25 से 27, अब 2 सालों के अंदर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। 168 किलोमीटर का ये हाईवे है जो मुकम्मल करना है, लेकिन सिर्फ 83 किलोमीटर अभी तक इस प्रोजेक्ट पर मुकम्मल हुआ है। अब माना जाता है कि जो बार बार इसमें डिले हो रहा है उसकी वजह से ये ज़ेर इल्तिवा ये प्रोजेक्ट है। चलिए, मामला ये लोकसभा के अंदर आया है और यहाँ पर भी एक सवाल का जवाब पूछा गया था और सवाल पूछा गया था मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद साहब की तरफ से कि ये जो पुंछ जम्मू हाईवे का काम है ये कब तक मुकम्मल हो सकता है और क्या वजूहत है कि काम सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को गोया को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इस पर वजीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ की तरफ से तहरीरी जवाब दिया गया है, जिसमें इस बात को माना गया कि मामला पेचीदा पड़ा हुआ था, सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा था। यही वजह है कि नई डेडलाइन जो है वो 2027 अब मुकर्रर कर दी गई है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, जब हम जम्मू पुंछ अखनूर रोड को देखते हैं तो ये एक वाइटल रोड है, इस पर काफी काम हो चुका है, लेकिन अभी भी काम जो है वो तेजी के साथ होना चाहिए था। कुछ टनलिंग का काम भी रुका हुआ था, लेकिन अब ये जो नई डेडलाइन आई है 2027, क्या आपको लग रहा है कि जिस रफ्तार के साथ काम चल रहा है ये 2027 मार्च तक ये मुकम्मल हो जाएगा या एक और डेडलाइन फिर से चली जाएगी? ऑलरेडी एक दो डेडलाइन इसमें निकल गई है जहां पर हुकूमत की तरफ से फिट किया गया था, इस डेडलाइन तक काम होना था, नहीं हो पाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि कश्मीर के अंदर मौसम बड़ा खराब रहता है। 2-4 महीने आप काम नहीं कर रहे हैं, जम्मू आते आते सूरत हाल एंटायरली डिफरेंट है। आप 12 महीने काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डेडलाइन पर यह मुकम्मल काम नहीं हुआ। अब जो MOS है, क्या कुछ उनकी तरफ से बात रखी गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें तो काफी धीमी रफ्तार से ये काम जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे पुंछ अखनूर की। 168 किलोमीटर के हिस्से में करीबन अभी तक जो है वो 83 किलोमीटर का काम हो पाया है। इस सेक्शन में जो है वो 4 टनल्स मौजूद हैं, जो कि 4.25 किलोमीटर की ये 4 टनल्स है और जिसे बताया गया है कि 2025 और 2027 यानी कि इससे जो है फेजेस में काम को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जम्मू अखनूर की बात करें तो जम्मू अखनूर यानी कि 30 किलोमीटर के हिस्से में जो है वो अभी तक 5.2 किलोमीटर का ही काम हो पाया है और मार्च 2026 तक इस काम को यानी कि इस सेक्शन को जो है वो कंप्लीट करने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर 2027 जो कि डेडलाइन यहाँ पर रखी गई है कि इन फेजेस में जो फेजेस रखे गए हैं काम के, उन फेजेस को जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन देखिए जो वहां के रेजिडेंट्स है, जिस प्रकार से आपने कहा कि उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कहीं पर भी हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो एक तो ट्रैफिक जैम होता है और साथ ही साथ जब वहां के लोग हैं उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानियां देखनी पड़ती है। देखिए इसको लेकर MOS के द्वारा जो है वो रिस्पॉन्स दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड BRO, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो भी परियोजनाएं में यानी कि मुश्किलात आ रही है उनके लेकर जो है वो उपाय निकाला जाएगा। जो लोकल अथॉरिटीज है उन्हें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करना होगा, तब तक ये काम हो पाएगा। जो वहाँ पे लैंड एक्वाइजिशन है, जो एनक्रोचमेंट है, उसे रिमूव करना होगा, तब जाकर काम में जो है वो रफ्तार आएगी। जो इस समय काम बेहद ही धीमी रफ्तार से चल रहा है उसमें जो है वो तेजी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है जो लोकल अथॉरिटीज है या फिर जो वहां पर हर्डल्स देखने को मिल रहे हैं वो इस समय जो है वो हटाए नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते ये परेशानी आ रही है। और जो डेडलाइन की आपने बात कही है, तो देखिए जो इस रफ्तार से काम चल रहा है कि काफी सुस्त ये काम है, तो कहीं ना कहीं डेडलाइन और भी आगे बढ़ने की संभावना यहाँ पर जताई जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा, बने रहेंगे हमारे साथ। ये तो खबर थी अखनूर जम्मू पुंछ हाईवे की, जिस पर
ऑनरेबल हाउस के अंदर भी बात रखी गई, लेकिन जमीनी सूरत हाल ये है कि कछुए की चाल चल रहा है ये प्रोजेक्ट, और क्या ये अपनी नई डेडलाइन पर मुकम्मल होगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यहां पर खत्म नहीं होता है, बल्कि सवाल उस मंसूबे पर भी उठा है जो मंसूबा जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपने हाथ में लिया था और यह फैसला किया था कि अब पुरखू मुबारक मंडी वर्टिकल लिफ्ट चलाया जाएगा, यानी बाज़ाब्ता तौर पर गंडोला की तर्ज पर एक सर्किट बनाया गया था जो टूरिस्ट सर्किट के नाम से मशहूर था। कहा गया था कि यहाँ पर हम बाज़ाब्ता तौर पर गंडोला राइड चलाएंगे जिससे मजहबी सयाहत को यानी रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लगातार टेंडर डॉक्यूमेंट्स फ्लोट करने के बावजूद भी किसी ने भी टेंडर नहीं भरा है, कोई भी बिडर सामने नहीं आया जो इस बात की हामी भरता कि वो जम्मू कश्मीर में आकर काम करेगा और जम्मू के अंदर इस रोपवे प्रोजेक्ट को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कंसल्टेशन फर्म्स के साथ दोबारा की जाएगी, इस तरीके की बात कही जा रही है। और याद रखिएगा टेंडरिंग प्रोसेस, ये इंस्टॉलेशन जो करना था पुरखू मुबारक मंडी वर्टिकल लिफ्ट प्रोजेक्ट, ये नवंबर 2023 में हाथ में लिया गया था। कई मरतबा इसकी एक्सटेंशन डेडलाइन की हो गई है, लेकिन अभी तक भी किसी भी पार्टी की तरफ से ये इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया गया कि आइए हम यहाँ पर इसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। अब ये माना जा रहा कि पहले समझ लीजिएगा ये कहाँ से था। ये पुरखू मंदिर, महामाया टेम्पल, फिर बाहू फोर्ट, बागे बहू, बावे वाली माता, वहां से होते हुए इस पूरे इस एरिया को कवर करना था। और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस स्पॉट को आइडेंटिफाई किया, इसको एज अ टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर उभारने की कोशिश की। और यही वजह है कि 2023 में ही जब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने मंजूरी दी तो नवंबर 2023 का महीना था जब टेंडर फ्लोट किए गए जम्मू कश्मीर केबल कार की तरफ से, लेकिन कोई भी बिडर सामने नहीं आया। तब से लेकर अब नवंबर तो इख्तिताम पर है, कल हम दिसंबर में चले जाएंगे, तो ये एक साल पूरा चला गया है जी, जब हम देख रहे थे कि बिडिंग हो रही है कोई नहीं आ रहा है, बिडिंग हो रही है कोई नहीं आ रहा है। अब आगे होगा क्या? शिल्पा दोबारा हमारे साथ है। शिल्पा, लास्ट टाइम भी हम कह रहे थे बिड कोई नहीं भर रहा है जी, कोई सामने नहीं आ रहा, क्या इतने ज्यादा सख्त कानून कर दिए गए हैं, इतना ज्यादा टफ मामला बनाया गया है कि कोई भी बिडर नहीं आ रहा है, कोई भी फर्म नहीं आ रही है जो ये बताए कि चलिए गवर्नमेंट का ये मंसूबा है, ये प्लानिंग है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा और ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा, या कोई नेगोशिएशन हो? क्या केबल कार के पास अब बिल्कुल कोई विकल्प नहीं बचा? किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को वो पूरा करेंगे? अब देखिए 2023 में इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई थी, उसके बाद लगातार आप देखेंगे कि नवंबर 2023 में जो है वो इसका टेंडर भी निकाला गया बिड के लिए। लेकिन रिपीटली जिस प्रकार से आपने कहा कि बार बार टेंडर निकालने पर भी जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है, और जिसको लेकर यहाँ पर जो है काफी ज्यादा चिंता भी बन चुकी है कि आखिरकार कंपनियां जो है वो अपना रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही, क्योंकि डेडलाइन होने से पहले कोई भी कंपनी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, दोबारा से टेंडर निकाला जा रहा है। हाल ही में आप देखेंगे अक्टूबर 2024 में फिर से जो है वो टेंडर को निकाला गया, लेकिन डेडलाइन होने से पहले किसी ने भी रिस्पांस नहीं दिया। तो इसको लेकर जब हम राकेश भट्ट की बात करें जो इंचार्ज हैं जम्मू रोपवे प्रोजेक्ट की, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एक अनूठा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर आप देखिए जो रिस्पांस नहीं आ रहा है, कहीं एक्सपर्टीज से जो है वो बातचीत करनी होगी कि आखिरकार क्या कारण है कि क्यों नहीं रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि ये बेहद ही देखिए जम्मू में ये पहला प्रोजेक्ट है रोपवे प्रोजेक्ट। जम्मू की बात कर रही हूँ, जम्मू में पहला रोपवे प्रोजेक्ट है और इससे पहले जम्मू में इस प्रकार का प्रोजेक्ट नहीं देखने को मिला। अगर प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है तो कहीं ना कहीं पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक स्थल को नहीं जोड़ता है बल्कि अलग अलग, यानी कि बावे वाली माता है, साथ ही साथ महामाया मंदिर है, बहु फोर्ट है, इन स्थलों को जो है प्रमुख स्थलों को ये जोड़ता है, तो वहां पर पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जो रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, हालांकि आप देखिए जब टेंडर्स निकाला गया बिड के लिए तो जो नेशन वाइड बिडर्स हैं उनके मन में क्यूरीज जरूर जागी, लेकिन जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था डेडलाइन से पहले उनके द्वारा भी यहाँ पर जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। माने जिस तरीके का टेंडर डॉक्यूमेंट बनाया गया है वो अट्रैक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से नेशनल बिडर नहीं आ पा रहा है और ना ही स्टेट में कोई इंटरेस्ट दिखा पा रहा है, क्या हम ये माने, या कुछ और भी तकनीकी वजूहत है जो केबल कार के लोग बता रहे हैं, केबल कार के सोर्सेज आपको बता पा रहे हैं?
देखिए, इस सब प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जहां पर कंसल्टेंट फिर्म के साथ बातचीत की, अल्मोंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट लिमिटेड के साथ जो है वो उन्हें हायर किया गया जम्मू कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन के द्वारा, ताकि इस प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। लेकिन इस भी कि ये जो जिस प्रकार से स्टेप उठाया गया, ये भी कहीं ना कहीं जो है वो विफल होते हुए नजर आया। तो जो टेंडर, जिस प्रकार से आपने कहा कि दो संभावनाएं है, जो टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर आ रही हैं, या फिर जो टेंडर में जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते रिस्पॉन्स जो है वो इस समय बिल्कुल भी नहीं आ, एक भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा है। तो टेंडर उस हिसाब से होना चाहिए जो कंपनी को जो है वो अट्रैक्ट कर सके, कंपनी जो है वो जल्द से जल्द इसमें जो है वो रिस्पॉन्स दे सके। तो इन सब पर इस समय जो है वो काम किया जा रहा है, ताकि कंपनी जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो पेश कर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो जम्मू शहर के अंदर था, जिस पर यह माना जा रहा था कि अगर ये बनता है तो एक लाइफलाइन नई टूरिज्म की यहाँ पर खुल सकती है, उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या टेंडर डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, या सरकार ने इतने ज्यादा सख्त शराइत रखे हैं कि कोई उस पर नेगोशिएट करने के लिए तैयार, या कुछ और है जिसकी पर्देदारी हो रही है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो अपनी मेहमान के पास भी चलेंगे। आज एक और मेहमान हमारा तारू वो बिल्कुल नहीं है, उनसे बात करेंगे। फिर वक्त मिला तो आपको मौसम के मिजाज की भी जानकारी देंगे, और आखिर पर चलते चलते कुछ फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के फौरन बाद ये तीनों पड़ाव आपके सामने। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाजरीन, सीधा हम अपने मेहमान के भी उसके पास चलेंगे, लेकिन मुद्दा जो है, मामला जो है वो लेट मरीज का है जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस तरह से गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से इस मुहिम की शुरुआत की गई है, और जम्मू कश्मीर के अंदर लेट मरीज जो है वो बड़ा और अहम मुद्दा बनता जा रहा है। आखिर वजूहात क्या है? मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी बात वो, अपनी राय वो रखते हैं कि किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है। एक तो रसूमात जो फजूल खर्ची शादी ब्याह के मौके पर होती है, वो भी एक सबसे अहम बड़ी वजह मानी जाती है, और साथ ही साथ जो निकाह है, जितना ईजी होता है उतना इसको मुश्किल बनाया जा रहा है। आखिर वजूहात क्या है और इस पर काबू कैसे पाया जाए? आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गजाला अब्दुल्ला, DFO सोशल फॉरेस्ट्री, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। गजाला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लेट मरीज का मामला जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इनकी शरह जो है तेज़ी से बढ़ रही है। पहले जो लड़के या लड़कियां हैं जिनकी उम्र होती है शादी करने की, उस उम्र के दौरान वो डिग्रियां हासिल करने की उस जद्दोजहद में रहते हैं। पहले वो कहते हैं कि पहले तालीम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद शादी, उसके बाद नौकरी की तलाश में रहते हैं, उसके साथ भी कुछ साल लग जाते हैं, और उस दौरान उनकी उम्र जो होती है वो पार हो जाती है, और वजह होती है कि उनकी शादी नहीं होती है। दूसरी जो बड़ी और अहम वजह वो रसूमात है। शादी के अंदर जिस तरह से रसूमात फजूल खर्ची होती है, उसकी वजह से भी शादियां मुश्किल होती बनती जा रही है। आखिर इन सब को निकलने के लिए, इस सब को काबू करने के लिए हम सबको क्या कुछ करने की जरूरत है? पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। बहुत ही एक अहम मुद्दा है ये, जिस पे बात होनी चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए। देखिए, शादी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है एक इंसान की लाइफ में। ये एक सोशल यूनियन है जो एक इंसान की लाइफ में और उसके पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, जो एक खुशी का मुकाम होता है जी। लेकिन अगर हम देखेंगे, जहाँ अगर हम अपने कश्मीर की ही बात करेंगे, यहाँ पे इतने ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड कस्टम्स बन गए हैं, इतने ज्यादा जिनको हम बोलेंगे कि मतलब इतना ज्यादा कस्टम्स, इतने ज्यादा डॉवरी के सिस्टम्स बन गए हैं कि शादी जो है, जो खुशी का मुकाम होता है, वो अब बोझ बन गया है। तो ये एक, मुझे लगता है ये एक अहम वजह है जो शादी को, जो ताखीर जो है शादी में, जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनकी जो लेट मैरिजेस हैं,
ये एक अहम वजह है उनकी शादी की, जो लेट हो रही है शादियां उनकी। और आपने जो इस मुद्दे पे बात की कि जो लड़कियां और लड़के जो बाहर पढ़ते हैं, एक्चुअली डोमिनेंस की मैं बात करूंगी। आजकल जो लड़कियां हैं और लड़के हैं इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक लड़के इंडिपेंडेंट ना हो तो वो फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे। और आजकल लड़कियां भी माशाल्लाह इंडिपेंडेंट उनके जहन में बन गया है कि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहेंगी। दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर हम दूसरे पहलू में देखेंगे तो पढ़ाई करते करते जो उनकी शादी की जो मैरिजेबल एज है वो निकल जाती है जी। अगर हम एक स्टडी देखेंगे, पहले जो एज होती थी लड़कियों की शादी की वो 20 ईयर्स, 21, 22 होती थी। लेकिन अगर हम देखेंगे आजकल की लड़कियां 40 ईयर्स से भी क्रॉस कर चुकी हैं, मतलब काफी ज्यादा। एक एनजीओ ने एक स्टडी की है, मुझे इस एनजीओ का नाम याद नहीं है। 2017 में उन्होंने स्टडी किया है कि मोर देन 55,000 जो लड़कियां हैं वो अनमैरिजेबल है अभी। तो ये एक बहुत एक ना नोटिसेबल एक चीज है जो देखना है हमें। तो इस चीज को ये गौर करने की चीज है। ठीक है जी। एक तरफ से गजाला साहिबा कहा जा रहा है कि जनाब तालीम एक बड़ी रुकावट बन रही है, लेकिन इससे बरक्स हमें कहा जा रहा है, जब हम और लोगों से बात करते हैं वो कह रहे हैं कि जनाब जो हमारे कस्टम्स इस तरीके के बने हैं, जो रीति रिवाज इस शादियों के साथ जुड़े हैं, राइट फ्रॉम एंगेजमेंट टू बेटी की विदाई तक, वलीमे तक, वो इतनी ख़तरनाक है कि अब शादी सुनते ही 10 बार लड़का भी सोचता है, उसके वालिद भी सोचते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि वो कस्टमाइज इतना ज़्यादा हो गया। फिर तीसरी बड़ी बात जो आ रही है वो ये है कि जनाब गरीब लोग जो है, और जिस तरीके से लेविश शादियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े डोल बाजे बजाकर शादियाँ हो रही है, उससे वो गरीब मोहताज जो हमारे एक अच्छी खासी तादाद बेटियों की है जिनकी उम्रें पार हो गई हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो क्या हमारी मिली जिम्मेदारी नहीं कि हम तीनों फ्रंटों पर एक साथ काम करें? एक उन गरीबों को भी देखें, दूसरा अपने कस्टम्स पर भी काबू करें। और माना जरा कि हवा की बेटी तो घर में बड़ी मुकद्दम होती है, उसका फरमान इन शादियों में बड़ा फाइनल होता है, मर्द का कहीं चलता नहीं है। क्या सोच में तब्दील करने की ज़रूरत आ गया, वक्त आ गया कि हम सीरियसली इस पर सोचें और अमली कदम उठाएं? बिल्कुल सही बात है। ये जो आपने कहा कि जो कस्टम्स हमारे हैं, मुझे लगता है यही एक बड़ा बैरियर है जो शादियों में रुकावटें ला रहा है। जो लेट मैरिजेस का जो मेन जो मुद्दा बन रहा है यहाँ पे, ये यही है जो कस्टम्स हमारे हैं। जब हम सीरियसली जब हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं, जब भी अगर हम हमारे इस्लाम की बात करेंगे तो इसमें जो शादी है बहुत ही सिंपल तरीके से करनी है, चाहे वो लड़की की हो या लड़के की हो। लड़की को अगर हम देखेंगे एक जोड़े में विदा करना है, लेकिन आप मुझे बताइए कहाँ पे ऐसी शादी हो रही है? क्योंकि लोगों को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें शो ऑफ करना है। शो ऑफ में एक चाहे मर्द या औरत, वो जिंदगी भर कमाता है और लास्ट में वो अपने बच्चों की शादी पे वो सारा कमाई लगाता है, बिकॉज उसको डॉवरी के लिए खर्च करना होता है, उसको वो जो लैविश जो आपने बताया जो मील्स उसको देने होते हैं वो चीज, उसको कॉपर के वो बर्तन देने होते हैं, उसको वो हाई फाई ज्वेलरी देनी होती है। तो ये सारे जो कस्टम्स हमने खुद से बनाए हैं। ये ना हमें इस्लाम इसकी इजाजत देता है और ना ही हमें इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स है। ये रूल्स जो है ये हमने खुद से बनाए। तो मुझे लगता है अगर हम थोड़ा आगे बढ़ के चलेंगे, हम इस चीज को रोक सकते हैं। एंड हमें ये अपने घर से स्टार्ट करना है। हमें अगर हम 10 डिश के बजाय 4 ही डिश बनाए तो इसमें कोई हमें कुछ नहीं कह सकता है। लोग वैसे भी बात करते हैं, वैसे भी बात करते हैं। तो हमें अब इस चीज को रोकना है, बिकॉज हमें अपनी सोसाइटी में देखना है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ अमीर नहीं रहते हैं, गरीब बच्चियां भी रहती हैं। तो उनके बारे में भी हमें सोचना है। मैं उन एनजीओज को अप्रिशिएट करती हूँ जो आगे आके मास मैच करते हैं। काफी हम देखते हैं, आए दिन हम न्यूज में देखते हैं कि काफी लोग आगे आते हैं जो कंट्रीब्यूशन देते हैं और वो एनजीओज आगे बढ़ के गरीब लड़कियों की शादियां करते हैं। तो ये एक बहुत, तो यहाँ पे हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जहां आपने गजाला जी सोच की बात की है, क्या हमें उस सोच को भी बदलना है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर
कश्मीर खास करवा दिए कश्मीर के अंदर है कि भाई हमें तो सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, चाहे लड़की या लड़का, वो है कि हमें जो जॉब वाला होना चाहिए वो प्राइवेट कोई कंपनी में या किसी चीज इस प्राइवेट कहीं इदारे में काम न करता हो, बल्कि वो सरकारी नौकरी, सरकारी मुलाजिम होना चाहिए, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। उस सोच को भी क्या हमें तब्दील करना है? देखिए, ये भी एक बहुत ही अहम सवाल आपने किया, जहाँ पे भी हम देखते हैं कि हम पहले ये देखते हैं कि सिर्फ लड़का ही नहीं, पहले तो हम देखते हैं लड़का करता क्या है, कौन सी जॉब करता है। हम ये देखते नहीं है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जब बात आती है तो इसको हम बोलते हैं कि फैमिलीज ना बहुत चूजी हो गई हैं। चूजी इन द सेंस कि पहले हम देखते हैं कि लड़का क्या करता है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता है कितना बड़ा ऑफिसर है, उस हिसाब से हम देखते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में करता है तो उसके ना चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल। हम ये देखते नहीं है कि लड़के की शराफत कितनी है, लड़के की बुरी हैबिट्स तो नहीं है, उन चीजों को हम असाइड करते हैं। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर लड़का भले ही कम कमाता है, प्राइवेट सेक्टर में है, कम कमाता है, लड़का शरीफ है, बुरी हैबिट्स नहीं है, तो उन चीजों को भी हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए। तो आजकल की फैमिलीज जो है काफी चूजी हैं। हम ये भी हर्डल है कि जब हम किसी फैमिली को देखते हैं, रिश्ता देने के टाइम हम देखते हैं कि बड़ी है, अगर ज्यादा बड़ी फैमिली है, ननंदे हैं घर में, देवर हैं, नहीं करेंगे, फैमिली छोटी होनी चाहिए, ये भी एक हर्डल बन गया है। तो इस चीज को भी, इस सोच को भी बदलना है। तो काफी ज्यादा ये मुझे लगता है ये अब एक नोशन ही बन गया है कि बड़ी फैमिलीज में लड़की को नहीं देना है। ऐसे हमें आजकल लड़के वाले भी देखते हैं कि लड़की कमाती है तभी हम शादी करेंगे, अगर नहीं कमाती है तो नहीं, क्योंकि दोनों का कमाना जरूरी है। तो दोनों साइड ठीक है जी। गजाला जी, अब इसमें जो वुमेन फोक है हमारा, उनका कितना मेजर कंट्रीब्यूशन है इन हालात पर काबू करने के लिए? अगर वहां से कोई पहल होती है, क्या है कि कुछ बेहतरी के आसार दिखेंगे? अब मुझे लगता है लेडीज को ही सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम एक घर में देखेंगे तो ये जो हमारे मैं जो एक्स्ट्रावेजेंट कस्टम्स की बात कर रही हूँ, इन पे ज्यादा लेडीज का ही काबू रहता है, क्योंकि जेंट्स काफी हद तक संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लेडीज का जो शो ऑफ रहता है वो मर्दों में हम कम देखते हैं। लेडीज को शो ऑफ ज्यादा करना होता है, दिखावा करना होता है। अगर मतलब कुछ भी करके, कर्जा करके, लोन लेके, लेकिन हमें दिखाना है जी हमने इतना खर्चा किया है शादी पे, 28 से 30 डिश हमें बनानी है। लोग हमें कम नहीं समझने चाहिए, बट इसको दिखाना है चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मुझे लगता है लेडीज को भी इस चीज में समझने की जरूरत है, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमें थोड़ा इस्लाम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे इस्लाम ने हमें किस चीज की तालीम दी है और क्या करने की क्या राह दिखाई है इस्लाम ने, तो वो भी हमें थोड़ा सा कंसिडरेशन में लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मैडम गजाला हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, मुख्तसर सा वक्त देने के लिए। लेकिन एक बड़ी अहम और दिलचस्प बात यह है कि अगर हमारी अहल खाना जो हमारे वुमेन फोक है, हवा की बेटी है, अगर वो थोड़ा सा एहतियात बरते तो सूरत हाल और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। महराब व मेंबर के जामिन लोग उन्हीं हैं, मुफ्तियान किराम की अपनी ज़िम्मेदारी है, हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। इसीलिए हमने इस एक महीने की इस नशस्त में ये कोशिश की कि हर एक फैक्टर को छुआ जाए, हर एक सेक्शन को छुआ जाए, ताकि एक आवाज़ चली जाए पर कि जनाब बहुत हो गया, अब ज़रा उन बेटियों की ओर भी देखिए जो 70 साल तक उम्र आ गई है, लेकिन आपकी, मेरी और हम सब की गलतियों की वजह से, अदम तवज्जुही की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। या तो वो यतीम है, या वो गरीब है, या वो मोहताज है, किसी न किसी तरीके से परेशानी हो रही है। इसलिए हम सब ने इन कस्टम्स को खैराबाद कहना होगा, शादियों को एज सिंपल बनाना होगा, ताकि ट्रॉमा और परेशानी बाहर आए। वक्त हो गया जी आपकी फ़ोन कॉल्स का, आपकी फ़ोन कॉल्स की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा मौसम का मिजाज आपको बताते हैं कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर वेदर अपडेट क्या कुछ रहा है, रात को सूरत हाल किस तरीके की रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में मौसम अबर आलूदा है। सुबह से लेकर अभी तक की खबर सख्त आ रही है कि जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर मौसम अबर आलूदा है। सख्त तरीन सर्दी रात को रही है और मुख्तलिफ मकामात पर बालाई इलाकों के अंदर जो मनफी दर्जा हरारत हुआ है, उसकी वजह से चंद इलाकों के अंदर सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है। ये जो परत आप सुबह सुबह की देख रहे हैं, ये जम चुकी है, यानी आईसी परत जो होती है
वो शहर के अंदर, गांव देहात के अंदर भी देखने को मिली है। और मुसलसल अब मुख्तलिफ ऐसे इलाके बने हैं जहां पर लोग फोटो सेशंस के लिए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने है जहां सुबह सुबह सयाह भी निकले हैं फोटोग्राफी के लिए, लेकिन ये हल्की सी बारिश, ये हल्की सी ऊंस जो सुबह सुबह पड़ी है, ये रात को जमी है। उसके बाद सूरत हाल वादी कश्मीर की है। जब ये तस्वीर आपके सामने है तो अब आप अंदाजा लगाइए कि रात का दर्जा हरारत किस तरीके का वादी कश्मीर के अंदर होगा और सोबा जम्मू के अंदर होगा। फटाफट से वेदर अपडेट की ओर चलते हैं जी, आपको बताते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है, कहां पर किस तरीके का निजाम बना हुआ है, रात का दर्जा हरारत क्या कुछ हुआ है। तो जम्मू श्रीनगर सबसे पहले चलते हैं जहां पर आज बादल भी रहेंगे और हल्की धूप भी होगी कई कई मकाम में, लेकिन रात 1.0 डिग्री यानी मनफी से थोड़ा ऊपर आ गए हैं। यहाँ मनफी होता था ऊपर आया। काजीगुंड के अंदर मनफी 0.4 और कुपवाड़ा जहां माइनस हुआ करता था यहां भी रात के दर्जा हरारत में थोड़ी सी बेहतरी आई है 3.4। पहलगाम के अंदर दर्जा हरारत रात का मनफी 1.4 -1.5, लेकिन यहां मुसलसल माइनस है। गुलमर्ग के अंदर भी थोड़ी सी बेहतरी है लेकिन 0.5 यकबस्ता हवाएं यानी ठंडी हवाएं रात भर चलती रही है। सोनमर्ग जहां पर सर्द था, माइनस था, यहां पर 0.1, को के अंदर 3.0 डिग्री यानी रात के दर्जा हरारत में यहां पर भी बेहतरी आई है। पुलवामा के अंदर -1.3 यानी 1.7 डिग्री, यहां पर दर्जा हरारत मनफी। बड़गाम के अंदर भी -0.1 डिग्री सेल्सियस और शुपियां के अंदर जो सबसे सर्द तरीन इलाका भी देखा जा रहा है वो -2.4 है और यहां पर भी रात का दर्जा हरारत मनफी तक चला गया था। तो जब यह मनफी होगा तो सूरत हाल ऐसी हो। लेकिन जम्मू की रात कैसी गुजरी है, तो जम्मू के अंदर आज दिन सूरज निकलेगा, उम्मीद इस तरीके की है। सुबह सुबह बादल जरूर थे। 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बानिहाल के अंदर 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, धूप हो। भद्रवाह के अंदर 3.5 डिग्री, बादल भी दिखेंगे, धूप भी दिखेगा, मिला जुला रद्दमल रात का यह रह गया। कटरा के अंदर धूप होगी दिन में लेकिन रात का दर्जा हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड है। और किश्तवाड़ के अंदर भी रात का दर्जा 6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और दिन में खिली धूप किश्तवाड़ के अंदर आपको दिखेगी। सांबा स्टेशन से इतला यह है कि 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है रात का दर्जा हरारत, लेकिन आज दिन में धूप होगी। पुंछ 9.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, थोड़ी सी बेहतरी रात के दर्जा हरारत में आई है। और फिर अब ये 3 डिवीजन जो है ये बड़े, द्रास -9.0 सबसे सर्द तरीन इलाका, रात बिल्कुल ठंडी निकली है। लेह के अंदर -6.7 -6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, यानी दोनों द्रास और लेह जो है यहाँ पर सर्द तरीन। और न्यूमा जो है -15.4, ये लेह का एक और स्टेशन है, लद्दाख का एक और स्टेशन है जहां पर दर्जा हरारत रात का मनफी 15.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन द्रास के अंदर बादल भी होंगे, हल्की धूप होगी, लेह के अंदर दिन में धूप होगी, न्योमा भी मिला जुला रद्दमल जो है यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये था वेदर अपडेट कि रात किस तरीके से गुजर रही है, दिन में क्या कुछ हो सकता है और रात के बाद जो सुबह सुबह की तस्वीरें थी वो कुछ इस तरीके से पूरे वादी कश्मीर के अंदर है जहां पर ये आपको हल्की सी परत जो दिखेगी ये फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से है और मुख्तलिफ मकामात पर यह सिलसिला देखने को मिला है। तो नाजरीन ये थी मौसम के हवाले से बात। अब जरा यहाँ पर खबरों का सिलसिला रोकते हैं क्योंकि कुछ को फ़ोन कॉलर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपनी बात वो इंतज़ामिया के अफसरान तक पहुँचाना चाहते हैं, इलाके के मसाइल। लेकिन आपसे गुजारिश है जब आप फ़ोन करें तो आप अपना नाम, अपने इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा और उसके साथ साथ ही अगर आप टीवी के सामने हैं तो टीवी की आवाज़ बंद करें जब आप हमसे बात करेंगे। तो पहले कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं। हेलो जी आदाब। जी आदाब जी। जी रमेश कुमार बोल रहा हूँ जम्मू से। जी राजा जी। पर मुझे ये बात करनी है कि ये जो हमारा कश्मीरी पंडितों का जो मसला है, ये जो हमारे 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स अपॉइंटेड होने थे अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये कब तक होगा और इसका क्या प्रावधान है। देखिए इसमें मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स मैटर को देखती है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होते हैं जिन्हें ऑर्डर जारी करने हैं। और जो हमारी इतलात और ख़बर है शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस और दाखिला वजारत होम मिनिस्ट्री जो है वो इन कोऑर्डिनेशन है। बहुत जल्द मेरे ख्याल से सेशन शुरू होने से पहले जो बजट सेशन जम्मू के अंदर शुरू होगा शायद उससे पहले ही वो 5 के 5 नाम सामने आएंगे जिसमें कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की भी नॉमिनेशन का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन फाइनल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर और होम मिनिस्ट्री के अंदर ही करना है इस चीज को। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो जी गवर्नर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
मैं मोहम्मद सिद्दीक बोल रहा हूँ, यहाँ क्या नाम है सजंग से। जी जी सर जी, मैंने आपको पहले भी ये जो आपने शादियों का मसला उठाया है, अब ये बहुत हो गया। रीजन आपके पास लाखों आ गए। अगर अभी तक आप रीजन ही जोड़ते रहेंगे तो फिर सारा साल भर आप इसके रीजन ही जोड़ते रहेंगे। मुझे लगता है मैंने रिक्वेस्ट किया था, इसका हल ढूंढो क्या है। हल आज भी बताया कि देखिए देखो हमने जनाब, अपने मेरी घर यार से मैडम इसमें एक करना है। मैडम हल के ये है, हल ये भी आ रहा है कि सरकार भी एक पहल करें जी, और एक कानून लेकर आए, रिवाइवल जो पुराना था कानून उसमें तरमीम करके ले आए। ये भी हल के तौर पर आ रहा है। हल ये भी सामने आ रहा है कि जो हमारे मुफ्ती साहिबान हैं, मौलवी साहिबान हैं, जो निकाहों में जाते हैं, वो भी इसमें सख्ती के साथ काम करें। हल तो बहुत आ रहे हैं जिस पर काम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये आनंद फानन में नहीं है, ये सोच बदलनी है, और सोच बदलने के लिए आप सबने कोशिश करनी है, तब जाकर मामला एड्रेस हो सकता है कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? हेलो अहमद मैं बोल रहा हूँ जनाब, जी जी बादशाह बाग से, तौहीदा कॉलोनी। जी जनाब गवर्नर साहब प्लीज मेहरबानी हम पर कीजिए, आप थोड़ा हमें हेल्प कीजिए। यहाँ पे आपके टीम लगभग 10 बार आए हैं जी। हमारे बच्चे हमारे मुस्तुरात नहीं निकल, बस थोड़ी सी बारिश आती है बच्चे हमारे मुस्तुरात नहीं बाहर निकलते हैं। मसले क्या मसला बनी होती क्या जनाब ये अच्छे सड़क हालत वारिया खराब वारिया खराब ये जनाब ये त्रेई लट आयम तो यमो कर मेजरमेंट जनाब। ये कत पर कोताम छुती वना सड़क से खराब ये मस्जिद पे कन डार मस्जिद आली जिस मस्जिद शरीफ पे कन सड़क मेन सड़क पे जनाब तत पे जनाब अंदर तम सारी खस्त वन जनाब मत मैगडम की थोड़ा बहुत कर मरम्मत ताकि ये मुस्तुरात बच्चे हेकान अचित नीरित मेहरबानी कर चलो शुक्रिया इस कॉल करने वापस। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो 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 सर जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं रघुवीर कटोच बोल रहा हूँ, एयरफोर्स रिटायर वारंट अफसर, जम्मू से। जी 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 सर, आपकी खबरें मैं सुन रहा हूँ, इतनी बेहतरीन आप डिटेल से ये खबरें देते हैं, बहुत दिल को टच करती है। शुक्रिया कटोच साहब। सर मैं ये अभी देख रहा था ना, वो शादी के बारे में बोल रहे थे मैडम, एक बहुत बेहतरीन बात सर, जितना कम खर्चा हमारा भावना बदलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं भी एक बेटी का बाप, शादी हो गए, बहुत अच्छी बात है बोली सर मैडम ने। और हमको मतलब हर घर में ये अवेयरनेस आनी चाहिए, फालतू खर्चे क्यों करना भाई, शादी ब्याह करना बच्ची का, इससे अच्छा जो पैसा अगर थोड़ा बहुत है तो बच्ची को दे देंगे। खाने पीने का खर्चा क्या है, बहुत बेहतरीन, अच्छा लगा। और दूसरा मौसम का प्रोग्राम जो बताया ना तहे दिल से आपने, बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया आपका जी। एक और कॉलर दीजिएगा जी। और दूसरी बात जी 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 सर, जो रोड के बारे में मैं जो कश्मीरी भी आता भद्रों रहते ना हम लोग, बद्री से सेटल हुए, मगर जो एक हादसा तो ये रोड के लिए बोल रहे थे ना, रोड खराब होता है ना, वो रोड के बारे में सर बहुत सीरियस लीजिए आज जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सड़कें बड़ी ख़राब है। मुझे उम्मीद है कि नई हुकूमत बनी है, पॉलिसियां बन रही हैं, वो खसूसी तवज्जो इनकी ओर देंगे। ये इंटीरियर रोड्स है, यहाँ पर थोड़ा सा काम हो, मरम्मत हो, और फिर जब आगे गर्मियाँ हो तो वहाँ पर मैग्नेमाइजेशन भी हो, ताकि ये एक्सीडेंट्स और दीगर चीज़ों का जो खतरा लगा रहता है वो टल जाए। चलिए जनाब कॉलर दीजिएगा जी। हेलो जी वालेकुम सलाम। हेलो जी 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 हाँ जी गुरबान सर। नाम बताइए अपना, कौन सा? सर मेरा नाम है शफायतुल्लाह, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी, तहसील राजौरी और विलेज पलमा से बात कर रहा हूँ सर। जी जनाब बताएं। सर यहाँ पे सर लाइट की बहुत समस्या है, ये 15-20 दिन हो चुके हैं सर। इतनी कट हो रही लाइट, इतनी लाइट कट हो रही है कि कोई सर कहने की बात ही नहीं है सर। मतलब आपका कहना है कि जो JPDCL जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से बिजली आती है उसका शेड्यूल सेट नहीं है, कब आएगी कब जाएगी किसी को नहीं पता है। एक घंटा आती है लाइट और 3 घंटे कट रहती है। अच्छा, आपका इलाका मीटर्ड है नॉन मीटर्ड है? जी सर, आपके इलाके में सब जगह मीटर लगा है? हाँ सर, हाँ मीटर लगा सर, मीटर लगा है, आधे मीटर का मीटर लगा है।
हाँ जी सर। चलिए, एंटायर सिचुएशन जी यही है जी, पूरे जम्मू कश्मीर की सिचुएशन यही है। तकरीबन 400-500 मेगावाट का डेफिसिट है, फिर पीक आवर्स में यही सूरत हाल चलती है। श्रीनगर भी रो रहा है, कश्मीर जम्मू भी रो रहा है, सूरत हाल बड़ी अबतर हो रही है। उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब उमरा से पर ज़रा इसकी ओर तवज्जो देंगे। उम्मीद है कि कल शाम तक वो शायद श्रीनगर पहुँचेंगे, तो इसकी ओर तवज्जो देकर इस हंगामी सूरत हाल से निपटे, जम्मू और श्रीनगर को थोड़ी सी राहत मिल जाए इससे। चलिए जनाब, फटाफट से कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। जो ठीक पो अर्ज अलमदार कॉलोनी बोशा माला लाइट सारे अलमदार कॉलोनी सारे लायक स्ट्रीट लाइट सारे गलियन, मगर सन इग्नोर रोज लैन अलमदार कॉलोनी इग्नोर मे दरान एप्लीकेशन पान गई तोर वजह क्या चुपत एप्लीकेशन दित क्या वोन तिमो मजा कनिमो यह तो मालूम जनाब एप्लीकेशन दित क्या वोन तिमो जिम्मेदार हो अलमदार कॉलोनी रोज लैन ना एम साथ तो एप्लीकेशन तम पत क्या वोन तिमो एप्लीकेशन दित तिमो क्या वोन कहीं छन वह ताई रोज लैन छ चलो सदा शुक्रिया कॉल करने शुक्रिया कॉल करने खातिर। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, नाम बताइए, कहां से? जी मैं अरफात बोल रहा हूँ फेस्टिवल पापोर से। जी अशफाक साहब। जी जनाब, बात रखें अपनी। जी अरफात बोल रहा हूँ फेस्टिवल पापोर से। जी अरफात साहब, बात रखें अपनी, बताएं। जी गवर साहब, मैंने इससे पहले भी आपसे मुखातिब हुआ था। एक छोटा सा मसला था कि जब नई गवर्नमेंट हमारी आई थी तो दिलों को बड़ा सुकून मिला था कि कुछ रफाकत होगी। ये जो इन्होंने चावल के लिए, ये गैस के लिए बताया था, आप बताए कि भाई हम इंशाल्लाह आइंदा साल जो आने वाला है इसमें आपको ये गिफ्ट देंगे। जी बहुत सारे गरीब जो तबका है, इन्होंने, मैंने सुना था कहीं पे कि ये बीपीएल को ये देंगे, एक्स्ट्रा चावल होगा, गैस की सहूलियत होगी। आप यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एपीएल लेकर, जो गरीब लोग हैं जिनको एपीएल दिया है, और बीपीएल जिनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, जिनमें मतलब सरमायादार लोग भी हैं, उनके पास बीपीएल है। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पे तहसीलदार के पास दरख्वास्त जब जाती है, वो वहां से लिख के देते हैं, आपका जो ऑफिसर है उसके पास जाइए, आपको ये कन्वर्ट करेंगे हम बीपीएल में, आपको गलती से हो गया है। आप जब वहां चक्कर लगाते हैं, वो देते हैं मुंशी के पास लिखकर, आप मुंशी के पास जाइए, वो वहां वेरिफिकेशन करेंगे। मुंशी के पास जाते हैं, मुंशी बोलता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मुअज़्ज़ज़ खवातीन थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनसे मेरे सामने ये मसला हुआ, बोले मैं पिछले 6 महीने से चक्कर काट रही हूँ ऑफिसों के, लेकिन कोई इसमें पूछताछ नहीं हो रही है। जब हम इनके किसी सिफारिश लाएंगे या कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तब भाई हमारा काम होगा। आप मेहरबानी करके, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई है। एक ये कि जो बीपीएल वाला मामला है, इसमें एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और ऊपर वाले को ध्यान में रखते हुए ही ये इन्वेस्टिगेशन हो कि सही लोग ही इस लिस्ट में आए, और जो रसूख वाले हैं, सियासी असर रखने वाले हैं, पैसे वाले, उनको इस लिस्ट से बाहर रखा जाए, ताकि बुनियादी तौर पर एक इंसाफ हो सके। शायद हुकूमत के सामने ये बड़ा आज चैलेंज भी होगा जब ये काम चलेगा। और दूसरा जो आपने कहा कि जनाब हमारे अफसर, सूरत हाल यही है, अफसर अभी भी थोड़े से अपने मन मर्जी पर है कि मर्जी आई तो काम करेंगे, नहीं मर्जी आई तो कहेंगे हम बिजी है, चाहे वो बैठकर चाय ही पी के ना हो। लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी का फुकदान आज के दिन में भी ग्राउंड पर है। नो डाउट सिविल सेक्टर के अंदर आपको सब ऑन टोज दिखेगा, लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाएंगे, गांव देहात में जाएंगे, दूर दराज इलाकों की आवाज़ को सुनते तो पता लगता है कि अफसर आज भी मालिक ही है, और वो रेड टेपिज्म जो है वो अभी भी वहाँ पर चल रहा है। तो फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस प्यार मोहब्बत के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, और हमारे प्रोग्राम सलाम जेके को अजीम और कामयाब करने के लिए। फिलहाल आज जो प्रोग्राम में बस इतना ही। गौहर कुछ और मुझे आप देंगे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी ने वफा की। तो कल 8:35 पर आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जी के, छोटा सा वक्फा, और वक्फे के उस पार खबरनामा हिंदी में।